नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ आपके लिए आज नया विषय। तो चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है संधि। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे संधि और उसके भेद। बच्चों, कक्षा 10वीं के प्रश्न पत्र के व्याकरण विभाग में प्रश्न 3 संधि का होता है। इसमें आपको संधि अथवा संधि विच्छेद करने के साथ संधि का भेद भी लिखना होता है। तो हमेशा की तरह समय व्यर्थ किए बिना बढ़ते हैं हम आज के विषय की ओर। संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग को यह जानना जरूरी है कि संधि कहते किसे हैं, संधि होता क्या है। किसी शब्द में दो ध्वनियों का परस्पर मेल ही संधि है। जब दो ध्वनियाँ आपस में आती हैं, उनका योग किया जाता है या नया शब्द बनाया जाता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा: जब दो वर्ण पास पास आने के कारण मिल जाते हैं, तब उनके मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण: हिम जमा आलय। हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब घर, बर्फ का घर यानी हिमालय। अब इसका उदाहरण देखते हैं वर्ण विच्छेद के आधार पर। हिम का हम लोगों ने वर्ण विच्छेद किया तो क्या हो गया? ह जमा ई जमा म जमा अ। अब ह के नीचे और म के नीचे हलंत इसलिए लगाया गया है क्योंकि हर व्यंजन अपने आप में अधूरा होता है और उनको पूरा करने के लिए या उनको अपने आप को पूरा करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। स्वरों के बिना व्यंजन हमेशा अधूरे ही रहते हैं। अब आले की बात करते हैं। आ जमा ल जमा अ जमा य जमा अ। इस तरह से हम लोगों ने जब आले का वर्ण विच्छेद किया तो देखते हैं हिम का अंतिम अक्षर और आले का पहला अक्षर दोनों को मिलाने पे क्या बनता है? आ। अब जब इन्हें जोड़ा जाएगा तो कैसे करेंगे हम लोग? तो देखते हैं, जब हम लोग ह और ई दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ही। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। फिर म और इन दोनों का जो योग हुआ है, इन्हें आपस में तीनों को जोड़ा जाएगा तो क्या बन जाएगा? माँ। यहाँ पे आ गया माँ। फिर ल और अ, जैसा कि आप देख रहे हैं, ल और अ क्या बन गया? ल। और य और अ, फिर यहाँ पे हो गया य। तो हिमालय। इस तरह से इसको हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हिमालय शब्द की संधि की गई है। एक और उदाहरण देखते हैं। धर्म जमा अर्थ, धर्मार्थ। जब इनका वर्ण विच्छेद किया गया तो क्या देखते हैं? ध जमा अ जमा र जमा म जमा अ। तो यहाँ पे ध, र और म तीनों व्यंजन अधूरे हैं क्योंकि इनके साथ व्यंजन इनसे अलग कर लिए गए हैं। तो धर्म का अंतिम अक्षर क्या हो गया? अ। अर्थ का पहला अक्षर अ। तो जब इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ा तो क्या बन गया? आ। तो आपस में जब इनका संधि की जाएगी, जब इनको जोड़ा जाएगा तो क्या बन जाएगा? धर्मार्थ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? अभी तो आपने देखा कि संधि किसे कहते हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं संधि विच्छेद किसे कहते हैं। जिस प्रकार से संधि की जाती है, दो शब्दों को जोड़ा जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक शब्द को दो अलग अलग रूप में यानी पूर्ववत रूप में रखने को ही हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं। देखते हैं, दो ध्वनियों के मेल को हम संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक इसके विपरीत यदि किसी शब्द को इन ध्वनियों को अलग अलग करके संधि से पहले वाली स्थिति में रख दिया जाए तो इसे संधि विच्छेद कहते हैं। विच्छेद शब्द का अर्थ होता है अलग करना। अब इसका उदाहरण देखते हैं। उच्चारण। उच्चारण शब्द जो है वो संधि किया हुआ शब्द है। अब हम इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं, इसको अलग करके लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? उत जमा चारण, उच्चारण। हरीश, तो हरी जमा ईश, दो शब्दों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? हरीश बन जाएगा, वो संधि हो जाएगा। लेकिन जब हरीश को दो अलग अलग शब्दों में रखा जाएगा यानी पूर्ववत शब्दों में रखा जाएगा, पहले जैसा रखा जाएगा जैसा उनका इंडिविजुअल रूप था, तो वो क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद। अब बात करते हैं संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। आज हम जो विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे वो किसका करने वाले हैं? स्वर संधि का। स्वर संधि का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि आखिर उसके नियम क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण क्या है। इस आधार पर हम लोग उसको देखेंगे। तो संधि के
3 भेद होते हैं, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब बात करते हैं स्वर संधि की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग स्वर संधि सीखेंगे। बच्चों, अक्सर ऐसा कहा जाता है, देखने के लिए मिलता है कि इस ट्रिक को अपनाइए, आप बहुत जल्दी संधि सीख जाएंगे, ऐसा छोटा सा फॉर्मूला, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो नियम बनाए गए हैं उनको, नियमों को याद करना ज़रूरी है। जिस प्रकार से गणित के यानी मैथ्स के सम सॉल्व करने के लिए, अलजेब्रा के इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको नियमों को याद करना ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता a² + b² = व्हाट, तो आप उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी ट्रिक से या किसी भी बोलते हैं ना जादू से ये आप संधि को लर्न नहीं कर सकते। आपको संधि को अगर सीखना है, सबसे पहले आपको नियम याद करने पड़ेंगे। जिस तरह से अलजेब्रा के आप नियम याद करते हो, फार्मूलाज याद करते हो, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको संधि के भी नियम याद करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग स्वर संधि की बात कर रहे हैं। तो आखिर स्वर संधि किसे कहते हैं, पहले ये जानते हैं। 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ सिर्फ स्वरों की बात की जा रही है, व्यंजनों की बात नहीं की जा रही है। अ, ई इस तरह से जो आपके हैं उनकी बात की जा रही है, जो हमारे स्वर हैं, स्वरों की बात की जा रही है। तो स्वरों के मेल से ही जो परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसको ही हम लोग संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण, वार्ता जमा आलाप, वार्तालाप। तो वार्ता एक शब्द है, आलाप दूसरा शब्द है, दोनों को जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, वार्तालाप। अब बात करते हैं उसके कितने भेद होते हैं स्वर संधि के। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। तो यहाँ स्वर संधि के हम लोग 5 जो भेद हैं उन पे आज चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके उदाहरण देखेंगे कि किस प्रकार से नियमों के आधार पर उसमें परिवर्तन करके हम लोग संधि करते हैं। तो चलते हैं आगे। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का मतलब होता है बड़ा, अर्थात ह्रस्व, बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको नियम समझाने के लिए 3 अलग अलग बॉक्स लिए, तीनों का अलग अलग रंग है। वो इसलिए ताकि आप समझ जाओ कि यहाँ मैंने ऐसा बताना चाहा है कि जो नियम नंबर 1 है वो पहला परिवार है, जो नियम नंबर 2 है वो दूसरा परिवार है, जो नियम नंबर 3 है वो तीसरा परिवार है। तो जो ये बदलाव आएगा, जो दीर्घ रूप धारण करेगा, वो सिर्फ परिवार के अंतर्गत ही परिवर्तन हो रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। अब देखते हैं इन बदलाव को। दीर्घ संधि के नियम। यहाँ जो पहला नियम है, इस परिवार के अंतर्गत अ और आ, सिर्फ ये ही लोग रहते हैं, अ और आ। तो जो भी परिवर्तन आएगा वो किसी भी तरह का परिवर्तन होने के बाद दीर्घ रूप धारण करेगा, बड़ा रूप धारण करेगा। जैसे अ और आ दोनों के मिलने पे भी क्या बनेगा, आ। अ और आ इन दोनों के मिलने पे भी क्या बनेगा, आ, क्योंकि ये एक ही परिवार के सदस्य हैं। आ और अ दोनों को जोड़ने पे क्या बनेगा, आ। आ और आ दोनों बड़ा आ को जोड़ने पे क्या बनेगा, बड़ा। जिस प्रकार से मान लो घर में 2 बच्चे हैं, दोनों बहन भाई हैं, उसी परिवार का हिस्सा है, तो भी वो मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा रूप धारण कर रहे हैं। अगर माता पिता हैं तो भी बड़ा रूप धारण कर रहे हैं। एक संतान और पिता या माता दोनों में से कोई एक, तो भी मिलने पे क्या बना रहे हैं, एक बड़ा रूप धारण कर रहे हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से एक यहाँ पे भी जो नियम है, अ और अ दोनों को जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, आ। अ पहले आएगा और आ बाद में आएगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो भी क्या बनेगा, आ। तो यार ये दीर्घ रूप धारण कर रहे हैं, बड़ा रूप धारण कर रहे हैं। तो ये पहला परिवार है। अब दूसरे परिवार की बात करते हैं, दूसरे नियम की बात करते हैं। ई और ई, ये क्या धारण करेगा, बड़ा ई। ई और बड़ी, बड़ी, बड़ी पहले आएगी, छोटी बाद में आएगी तो भी बड़ी, क्योंकि ये एक ही परिवार के सदस्य, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। बड़ी और बड़ी होने पे क्या हो जाएगा, बड़ी ई। अब तीसरा नियम आता है ऊ, यानी तीसरा परिवार जो है वो ऊ का परिवार है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ पहले आए या बाद में आए, वो दीर्घ रूप धारण करने पर बड़ा ऊ ही बनेगा। ऊ और ऊ, यहाँ पे हो जाएगा बड़ा ऊ, बड़ा ऊ पहले और छोटा ऊ बाद में, बड़ा ऊ। ऊ और ऊ दोनों मिलाने पे भी बड़ा ऊ ही बनेगा। ये दीर्घ संधि के नियम है बच्चों। आपको इन नियमों को याद करना जरूरी है, इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है कि अगर शब्द का, पहले शब्द का अंतिम अक्षर
और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, उन दोनों का कौन से परिवार से बिलोंग कर रहे हैं। अगर वो अ के परिवार से, ई के परिवार से या ऊ के परिवार से हैं और दोनों एक जैसे ही हैं तो उस आधार पर वो दीर्घ रूप धारण करेंगे। आइए देखते हैं इनके उदाहरण। स्व जमा अर्थ, स्व में अ है और अर्थ में अ, तो दोनों को मिलाने पे क्या बन गया, स्वार्थ। परीक्षा जमा अर्थी, परीक्षा में आ है और अर्थी में अ, तो दोनों मिला के क्या बन जाए, परीक्षार्थी। पुस्तक जमा अर्थी, पुस्तकार्थी। विद्या जमा आलय, विद्यालय, विद्या में आ बड़ा आ है और आलय में भी बड़ा आ, तो दोनों को मिलाने पे क्या बन गया, बड़ा आ, तो विद्यालय। चार जमा आचार, चराचर। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका सत्य जमा आग्रह, सत्याग्रह। देव जमा आलय, देवालय। धर्म जमा अर्थ, धर्मार्थ। शिव जमा आलय, शिवालय। अब नियम नंबर 2 की बात करते हैं। रवि जमा इंद्र, रवींद्र। कपि जमा ईश, कपीश। नारी जमा इंद्र, नारींद्र। सती जमा ईश, सतीश। अभी जमा ईष्ट, अभीष्ट, यानी अभी में छोटी की मात्रा, ईस्ट में बड़ी की मात्रा, दोनों को मिलाने पे क्या बन गया, बड़ी की मात्रा। तो इसके लिए जब अभीष्ट लिखा जाएगा तो उसमें दूसरी वाली मात्रा आएगी, यानी बड़ी की मात्रा आएगी। नारी जमा इच्छा, नारीच्छा। नारी जमा इंदु, नारिंदु। हरि जमा ईश, हरीश, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, हरीश का उदाहरण दिया था। रजनी जमा ईश, रजनीश। लघु जमा उत्तर, लघुत्तर। भानु जमा उदय, भानुदय। लघु जमा उर्मी, लघु उर्मी। उर्मी का मतलब है छोटी लहर। भू जमा उद्धार, भूद्धार। वधु जमा ऊर्जा, वधु में बड़े ऊ की मात्रा है, ऊर्जा बड़ा ऊ, तो दोनों बड़ा ऊ मिला के भी वधु में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वधु वैसे की वैसे ही शब्द रहेगा। लेकिन जब हम लोग उसकी संधि करेंगे तो जो बड़ा ऊ है एक बड़ा हट जाएगा और वहाँ क्या हो जाएगा, ऊर्जा, वधु ऊर्जा। वधु जमा उत्सव, सेम यहाँ पर भी वैसा ही है, तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलाने पे क्या बन गया, ऊ, तो वधु उत्सव। सिंधु जमा उर्मी, सिंधूर में। साधु जमा उपदेश, साधु में छोटा ऊ है और उपदेश में भी छोटा ऊ, दोनों ऊ को मिलाने पे बड़ा ऊ बन जाएगा। तो जब दोनों शब्दों की आप संधि करोगे तो क्या बन जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी, तो साधु उपदेश। इस तरह से ये हम लोगों ने दीर्घ संधि के उदाहरणों को देखा नियम के आधार पर। तो किस प्रकार से हम लोग स्वर संधि के दीर्घ संधि की संधि करते हैं, किस तरह से उन नए शब्दों को जोड़कर, यानी 2 शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाते हैं, किस तरह से उसमें परिवर्तन करते हैं नियमों के आधार पर, ये हम लोगों ने दीर्घ संधि के अंतर्गत सीखा। अब बढ़ते हैं आगे। गुण संधि, गुण यानी गुणों के आधार पर, जिस तरह से अभी जैसे मैंने दीर्घ संधि में आपको उदाहरण दिया था परिवार के आधार पर कि एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन यह गुण है। जिस तरह से आप केमिकल, यानी आप केमिस्ट्री लैब में जब प्रैक्टिकल्स करते हो तो एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ क्या रिएक्शन करता है, क्या उसमें बदलाव आता है, बिल्कुल यहाँ पे भी हम लोग एक रिएक्शन देख रहे हैं, एक परिवर्तन देख रहे हैं, गुण के आधार पर देख रहे हैं। तो गुण संधि के नियमों के आधार पर हम लोग देखेंगे। अ जमा ई, तो क्या हो गया, ए। तो बच्चों पहले जो हम लोग ने दीर्घ संधि में देखा था वहाँ पे जो परिवार था वो एक ही था, यहाँ पे 2 अलग अलग परिवार के लोग हैं, यानी 2 अलग स्वर हैं, 2 अलग स्वरों को हम लोगों ने यहाँ पे वर्णों को लिया है। अ जमा ई, ए। आ जमा ई, तब भी ए होगा, और आ और बड़ी ई ये भी होंगे तो भी ए ही रहेंगे। यानी यहाँ 2 परिवारों को मिलाकर, यानी 2 स्वरों को मिलाकर जब उनका रिएक्शन देखा जाता है, 2 केमिकलों को मिला के रिएक्शन देखा था, बिल्कुल उसी प्रकार से अ और ई को जोड़ा जाता तो उसके बाद ए ही धारण होता है, ए ही रूप अपना परिवर्तित करता है। अब नियम नंबर 2 देखते हैं। अ और उ, यहाँ पे अब जो कॉम्बिनेशन होगा वो अ और उ का होगा, तो वो क्या बन जाएगा, ओ। अ और बड़ा उ, ओ। आ और छोटा ऊ तो भी ओ। आ जमा बड़ा ऊ तभी ओ, और बड़ा ऊ, इनको मिलाने के बाद भी आपका क्या बन रहा है, ओ ही बन रहा है। अब हम लोग नियम नंबर 3 देखते हैं। अ और री, अ और री को मिलाने के बाद ये क्या बनेगा, अर।
और आ और री मिलाने के बाद भी अर ही बनेगा, आर नहीं बनेगा। यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में क्या रहेगा, अर। तो आप लोगों ने यहाँ गुण संधि के 3 नियम देखे, पहले अ और ई के आधार पर, दूसरा अ और ऊ के आधार पर, और तीसरा अ और री के आधार पर, किस प्रकार से उनमें गुण संधि के आधार पर परिवर्तन हो रहा है। अब देखते हैं इनके उदाहरण। पहला, देव जमा इंद्र। देव में क्या है, लास्ट में अ, और इंद्र का पहला अक्षर में ई, तो दोनों को जब मिलाया गया तो क्या बन गया, ए। तो क्या हो गया हमारा, देवेंद्र। राम जमा ईश्वर। राम का जो अंतिम अक्षर है यानी राम, उसमें अ जो है हमारा स्वर है, और ईश्वर में ई पहला जो अक्षर है ई, इन दोनों को जब मिलाया गया तो क्या बन गया, रामेश्वर। महाजमा इंद्र, महेंद्र। तो आ और ई मिला के क्या बन गया, ए, महेंद्र। मिथिला जमा ईश। आ और ई दोनों को जब योग किया गया, दोनों को जब जोड़ा गया, दोनों को गुण संधि के आधार पर जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिथिलेश। राज जमा इंद्र, राजेंद्र। राजा जमा इंद्र, राजेंद्र। कमला जमा ईश, कमलेश। ठीक, ये हो गया हमारा पहले नियम के आधार पे। अब दूसरे नियम के आधार पर देखते हैं, जहाँ पर परिवर्तन होने पर क्या हो रहा है, वो ओ का रूप धारण कर रहा है। यानी अ को ओ के साथ, अ को ऊ के साथ जब जोड़ोगे तो वो ओ का रूप धारण करेंगे। तो परिवर्तन किस तरीके से होता है, अब इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे पर जमा उपकार। पर में अ है और उपकार में ऊ है, इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो ओ की मात्रा ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, परोपकार। चंद्र जमा उदय, चंद्रोदय। जल जमा उर्मी, जलोर्मी। नव जमा उठा। उठा मतलब विवाहित स्त्री, विवाहिता। तो नव उठा, नवोढ़ा। नवोढ़ा का मतलब हो गया नवविवाहित स्त्री। महाजमा उत्सव, महोत्सव। यथा जमा उचित, यथोचित। महाजमा उर्मी, महोर्मी। और गंगा जमा उर्मी, गंगोर्मी। इस तरह से हम लोगों ने नियम नंबर 2 में देखा कि अ और ओ को जब हम लोग जोड़ते हैं तो ओ किस तरीके से बदलता है, किस तरह से शब्दों में परिवर्तन आता है। अब तीसरा नियम देखते हैं। शब्द जमा ऋषि, सप्त ऋषि। राज जमा ऋषि, राज ऋषि। ब्रह्म जमा ऋषि, ब्रह्म ऋषि। और महाजमा ऋषि, महर्षि। इस तरह से हम लोगों ने गुण संधि के नियम देखे। तीनों नियमों के आधार पर हम लोगों ने उनके उदाहरण भी देखे, किस तरह से हम लोग उन शब्दों को बनाते हैं, ये भी हमने आज सीखा। अब आगे चलते हैं। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का मतलब होता है बढ़ना। अब हम लोगों ने सबसे पहले सीखा था दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। और यहाँ वृद्धि मतलब इम्प्रूव होना, बड़ा होना, विकास होना, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो हम लोग सीखेंगे वो है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के नियम। अ और ए जब इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा है। यहाँ पे भी रूप बड़ा बन रहा है, लेकिन ये दोनों एक परिवार से नहीं है, एक जैसे स्वर नहीं है। दीर्घ संधि में नियम है कि अक्षर यानी जो स्वर हैं वो एक जैसे होने चाहिए, तो ही वो दीर्घ रूप धारण करते हैं। लेकिन वृद्धि संधि में एक जैसा होना जरूरी नहीं है कि वो एक ही परिवार के हों। तो यहाँ नियम दिया गया है कि वो 2 अलग परिवार के होंगे और दीर्घ रूप धारण करेंगे, वृद्धि वाला रूप धारण करेंगे। दूसरा अ और ए, अय। आ और ए, अय। आ और ए अय, तो क्या हो जाएगा, अय। यानी चारों भी कंडीशन में जब ये आपस में मिलेंगे तो ये अय का रूप ही धारण करेंगे, यानी इनकी वृद्धि हो जाएगी। अब नियम नंबर 2 देखते हैं। अ और ओ क्या हो जाएगा, औ। अ जमा औ क्या हो गया, औ। इसी प्रकार से अगर बड़ा आ पहले आएगा, ओ बाद में आएगा तो भी क्या हो जाएगा, औ। आ जमा औ तो भी औ। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इनके नियम किस प्रकार से बताए गए हैं। तो अब आगे बात करते हैं वृद्धि संधि के उदाहरण की। वृद्धि संधि के उदाहरण। एक जमा एक, एक एक। लोक जमा एषणा, लोकेशना। एषणा का मतलब होता है इच्छा या कामना, अभिलाषा। मत जमा ऐक्य, मतैक्य। परम जमा ऐश्वर्य, परमेश्वर्य। सदा जमा एव, सदैव। तथा जमा एव, तथैव। महा जमा ऐश्वर्य, महाऐश्वर्य।
तो ये हम लोगों ने देखा अ का जब योग होगा ए के साथ या ए के साथ तो वो बड़ा ए बन जाएगा, जिसकी वजह से जब आप संधि करोगे तो मात्रा में भी फ़र्क आएगा, बड़ी मात्रा आएगी यानी डबल वाली मात्रा आएगी। अब आगे चलते हैं। जल जमा औषधि, जल औषधि, तो यहाँ पे आ की मात्रा और ओ दोनों को मिलने पे क्या बन रहा है, औ बन रहा है, तो बड़ा रूप यानी दीर्घ रूप ले रहा है, जिसकी वजह से मात्रा में परिवर्तन आ गया, जल औषधि हो गया। दूसरा है दंत जमा औष्ठ, दंतौष्ठ। महा जमा औषध, महाऔषध। महा जमा औध, महाऔध। महा जमा औदार्य, महाऔदार्य। औदार्य का मतलब होता है महत्ता। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि वृद्धि संधि के किस तरह से नियम होते हैं, किस तरह से उसमें बदलाव आता है, और उस नियम के आधार पर ही हम लोग शब्दों को या शब्दों की संधि करते हैं। अब आता है चौथा, यण संधि। यहाँ इसके 3 नियम हैं। अब पहले नियम की बात करते हैं। नियम नंबर क, ई जमा अ। अभी तक आप लोगों ने देखा था कि अ पहले था और जो दूसरे अन्य व्यंजन अन्य स्वर थे वो बाद में आते थे। अब यहाँ पे अ जो स्वर है वो बाद में आएगा और ई जो है या अन्य जो हमारे ध्वनियाँ हैं वो पहले आएंगी। तो यहाँ पे कैसे, ई जमा अ य हो गया, ई जमा आ या, ई जमा उ यू, ई जमा ओ यू, ई जमा ए ये, ई जमा अ य, ई जमा आ या, ई जमा उ यू। इस प्रकार से यह हमारे नियम है कि ई के बाद या बड़ी ई के बाद अगर आ, उ, ए इस तरह के अगर हमारी ध्वनियाँ आती हैं तो ये य के ऊपर मात्राओं के साथ हमारी परिवर्तित होती है, चेंज होती है, और उस प्रकार से हम लोग संधि करते हैं। अब नियम देखते हैं नंबर ख, उ जमा अ। यहाँ पे भी आप ध्यान देना कि अ बाद में है और उ पहले है, तो अगर उ पहले है और अ बाद में आएगा तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, व में। उ जमा आ वा, उ जमा ई वी, और उ जमा ए वे। इस प्रकार से हम लोग यहाँ परिवर्तन देख रहे हैं। अब नियम नंबर ग देखते हैं। री और अ, पहले जो हम लोगों ने गुण संधि में देखा था वो क्या देखा था, अ जमा र, तो वो क्या हो रहा था, अर हो रहा था। अब यहाँ पे री पहले है और अ बाद में है तो क्या हो जाएगा, र। इसी प्रकार से री और आ तो क्या हो गया, रा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि यण संधि के 3 नियम होते हैं, क ख ग, और तीनों नियमों के आधार पर अलग अलग रूप मिलता है और उसी प्रकार से हम लोग संधि करते हैं, जिसे हम लोग यण संधि के अंतर्गत कहते हैं। तो आगे चलते हैं और इसके उदाहरण देखते हैं। यण संधि के उदाहरण, यदि जमा अपि, यदि में छोटी की मात्रा और अपि में अ तो यद्यपि। वि जमा आप्त, व्याप्त। ऊपरी जमा उक्त, उपर्युक्त। नी जमा ऊन, न्यून। प्रति जमा एक, प्रत्येक। देवी जमा अर्पण, दैवी अर्पण। सखी जमा आगमन, सख्यागमन, सख्यागमन। नदी जमा उर्मी, नदी उर्मी। अब इसका नियम नंबर 2 देखते हैं, ख। सु जमा अच, स्वच्छ। सु जमा आगत, स्वागत। अनु जमा इति, अन्विति। अनु जमा ऐषण, अन्वेषण। अब नियम नंबर ग देखते हैं, मात्र जमा अनुमति, तो मातृ अनुमति। पितृ जमा अनुमति, पितृ अनुमति। अब इसका र के आधार पर देखते हैं इसका नियम, पितृ जमा आज्ञा, पितराज्ञा। मातृ जमा आदेश, मात्रादेश। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यण संधि के उदाहरण देखे कि किस प्रकार से इसके नियमों के आधार पर हम लोग संधि करते हैं। तो अब आगे चलते हैं। स्वर संधि का अंतिम भेद, अयादि संधि। अयादि संधि के नियम, ए जमा ए और अ तथा ओ और औ के बाद यदि इनमें से कोई भी स्वर आता है तो वो नियम क्या होता है, इस प्रकार से देखा जाता है। अयादि संधि के 6 नियम हैं। पहला, ए जमा अ अय, ओ जमा अ आव, ए जमा अ आय, ओ जमा ई आवी,
ओ जमा अ अव और औ जमा ओ आवो। ये हमारे 6 नियम हैं। इन 6 नियमों के आधार पर हम लोग अयादी संधि के उदाहरण देखेंगे। सबसे पहला ने जमा अन नयन और शे जमा अन शयन। गै जमा गायक ने जमा नायक। भो जमा अन भवन पो जमा अन पवन। पौ जमा अन पावन पौ जमा अक पावक। नो जमा इक नाविक और अंतिम भो जमा उक भावुक। इस प्रकार से हम लोगों ने आज क्या देखा, स्वर संधि की परिभाषा और उसके नियम, उसके भेद और उस भेदों के नियमों के आधार पर हम लोगों ने उनके उदाहरणों को देखा। बच्चों, जीवन में कोई भी काम कठिन नहीं होता है, लेकिन शॉर्टकट तरीका अपनाना गलत है। जिस प्रकार से आप गणित में नियमों को, फॉर्मूले को लर्न करते हो, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से अगर आपको संधि सीखनी है तो जो आज मैंने नियम आपको बताए हैं, उदाहरण बताए हैं, तो नियमों को पहले याद करना है और शब्दों को रटना नहीं है। शब्दों को खुद से सॉल्व करके देखना है, हल कर देखना है कि नियम के आधार पर क्या वो शब्द सही से अलग हुआ है, विच्छेद किया गया है या ठीक से उसकी संधि की गई है या नहीं। ये परखना और जांचना ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ी मत हो सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर होत निशान। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, किसी भी तरह का अगर आपकी क्वेरीज़ हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहें, सबसे पहले आपको मिले, ताकि आप उन सभी वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में व्यंजन संधि के साथ।